हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो बात करता है रिसोर्सेज के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है, बट उस स्टोरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसी स्टोरी से हमें यही पता चला है मेनली कि रिसोर्स क्या होते हैं। देखो, आप जो भी अपने आसपास देखते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपके आसपास में है और उसका कोई यूज़ है, ठीक है, क्या है, उसका कोई यूज़ है, जिसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिस चीज़ का कोई यूज़ होता है, यूटिलिटी होती है या यूजेबिलिटी होती है जिस भी चीज़ की, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा हो, वेजिटेबल हो, टेक्स्ट बुक, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, या जो भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ किसी काम की है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूजेबिलिटी है, तो उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं कि वो क्या है, रिसोर्स है। अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करें ऑब्वियसली उसकी कोई वैल्यू तो होगी सही, ठीक है। एक छोटे से पेन से लेके तो कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो सकती है, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसका कोई यूज़ है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, रिसोर्स है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिसोर्स की कोई वैल्यू हो, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है। मेनली रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सिंपली मैं बता देती हूँ, 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, और एक ह्यूमन खुद, ठीक है, इंसान खुद एक रिसोर्स होता है। बट उसमें भी एक्सेप्शन है कि सिर्फ वो लोग ही रिसोर्सेज की तरह काम करेंगे जो हमारी सोसाइटी में किसी के काम आ रहे हैं, ठीक है, किसी के काम आ रहे हैं या कोई कंट्री के काम आ रहे हैं, किसी दूसरे लोगों के काम आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वही ह्यूमन क्या होंगे, रिसोर्स होंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन खुद बनाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आई कि हर रिसोर्स की वैल्यू नहीं होती। ये बात सही है कि रिसोर्स की वैल्यू होती है, लेकिन हर रिसोर्स की वैल्यू नहीं होती। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि आपकी मदर जो हैं उनके पास में बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। रेमेडीज़ मतलब कि आपकी ग्रैंड मदर बोल दो, दादी बोल दो, नानी बोल दो, उनके पास में बहुत सारी रेमेडीज़ होती है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आप बीमार होते हो, तो उनके पास में बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं। पर ये तो हम कह दें कि वो हमारे लिए क्या कर रही है, एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है। कैसे कि वो हमारे काम आ रही है, वो हमें रेमेडीज़ प्रोवाइड करवा रही है ऑब्वियसली, तो वो हमारे लिए तो रिसोर्स के लिए रिसोर्स की तरह काम कर रही हैं। लेकिन क्या उनके काम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या कोई उन्हें इस चीज़ के लिए पैसे दे रहा है? क्या वो इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों तक प्रोवाइड करवा रही हैं? जैसे कि अभी तक तो आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके पास में अपनी रेमेडीज़ हैं और उससे सिर्फ आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। बट अगर कल से आपकी जो ग्रैंड मदर है वो उस रेमेडी को क्या करती हैं कि एक अच्छा सा उसका मार्केटाइजेशन करती है, उस जो मेडिसिन जो भी वो बनाती हैं, ठीक है, तो उस मेडिसिन को वो क्या करती हैं, बेचना स्टार्ट कर देती हैं। क्या करना स्टार्ट कर देती है, बेचना। एक अच्छे से पैकेट में उसे रैप किया, फिर उसका जो है मेडिसिन, उसके ऊपर एक पेटेंट लिया। पेटेंट लेने के बाद में उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया मेडिकल शॉप पे या खुद के फर्म पे। तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, उनकी जो रिसोर्स है उसका क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। पर क्या वो पहले रिसोर्स नहीं थी? ऑब्वियसली वो रिसोर्स तो थी, पर पहले क्या थी, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो लोग खरीद नहीं रहे थे, ठीक है। वो तो सिर्फ हमारे घर के लोगों के लिए काम आ रही थी। लेकिन अब क्या होगी, उनके जो काम है, उनकी जो रेमेडीज़ है, जो मेडिसिन है, उनका यूज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, लोग उसे खरीदेंगे, तो उसकी क्या होगी, एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। इस वजह से कहा जाता है कि कुछ रिसोर्सेज़ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि मैंने उस चीज़ पे ऊपर राइट ले लिया, जो भी चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि मैं एक स्पेशल टाइप के डिज़ाइन को तैयार करती हूँ, ठीक है। ये डिज़ाइन की बात छोड़ के मैं बात कर लेती हूँ मेडिसिन की, कि मैंने कोई एक मेडिसिन बनाई जो कैंसर के लिए
कामगार है, मतलब कि उसको कैंसर को वो ट्रीट कर सकती है। और इस मेडिसिन को मैंने खोजा है, मैंने डेवलप किया है, मेरे पास में जो नॉलेज था उसके बेस पे, और मेरी मेडिसिन सच में भी वो काम करती है कैंसर को मिटाने का। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर जाती हूँ गवर्नमेंट के पास में, मैं जाती हूँ गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट को कहती हूँ कि मुझे मेरी मेडिसिन के ऊपर क्या चाहिए, पेटेंट चाहिए। पेटेंट का मतलब होता है कि मेरी मेडिसिन को कोई दूसरा जो है कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी नहीं कर सकता इन द सेंस कि कोई दूसरा साइंटिस्ट है या दूसरी कोई कंपनी है, वो मेरी मेडिसिन की जो भी मैंने जो चीज़ें मिलाई, जो भी रेमेडीज़, जो भी मेडिसिन अलग अलग मिलाई, उनको तैयार करके अलग अलग जड़ी बूटियों को मिला के मैंने एक मेडिसिन बनाई। अब उसी चीज़ को कॉपी करके, मेरी मेडिसिन को कोई कॉपी करके उसके जैसी कोई दूसरा नहीं बना सकता है, ठीक है। ये मेडिसिन के ऊपर हो सकता है, कोई भी चीज़ जो मेरा क्रिएशन हो, मेरा आर्ट हो, डांस हो, जो भी चीज़ हो, उसके ऊपर मैं क्या ले सकती हूँ, पेटेंट ले सकती हूँ कि कोई दूसरे पर्सन के पास में राइट नहीं है कि वो मेरे आइडियाज़ को, मेरे इन्वेंशन को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास में पेटेंट है उस चीज़ को लेके, तो मेरे पास में राइट है कि कोई दूसरा पर्सन मेरे आइडियाज़ को, मेरे इन्वेंशन को चोरी नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो याद रखना पेटेंट का मतलब क्या होता है। और रिसोर्स मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो टाइम और टेक्नोलॉजी होता है ना, वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में। देखो, हर कोई चीज़ जो है ना वो रिसोर्स नहीं होती है। पहले वो कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास में एक सिंपल सा वो रखा था, आयरन रखा था। आयरन मतलब लोहा रखा था, इतना लोहा रखा था 1 kg। 1 kg लोहा रखा था, उसका कोई वैल्यू है क्या? वो कोई रिसोर्स की तरह काम आ रहा है क्या? क्या वो मेरी किसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या करेगी, उस लोहे को बदल देगी कुल्हाड़ी में, ठीक है। कुल्हाड़ी में बदल देगी, किसी मशीन में बदल देगी, ठीक है। कुछ अलग उसका जो है वो बना देगी, मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, उसको बदल देगी और उसका कोई दूसरा जो है दूसरी चीज़ में उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो फिर अब वही आयरन क्या हो गया है, एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। पहले वो आयरन था, अभी भी वो आयरन है, लेकिन उसका क्या हो गया है, फॉर्म चेंज हो गया है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, टाइम की वजह से। जैसे जैसे टाइम बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो जो सब्सटेंस हुआ करते थे वो क्या हो गए, रिसोर्स में बदलने लग गए। पहले लोगों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है। इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी थी, पानी तो पहले भी था हमारे पास में, सूरज की लाइट तो पहले भी थी हमारे पास में, विंड तो, हवा तो पहले भी थी हमारे पास में। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसका, इन सब का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे तो रिसोर्स है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या हम बोल सकते थे कि ये रिसोर्स नहीं ना? हम बोल सकते हैं कि जो सूरज होता है, सोलर जो लाइट होती है, वो बिल्कुल रिसोर्स होती है। वाटर बिल्कुल रिसोर्स होता है, विंड भी रिसोर्स होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आज से पहले किसी ने बनाई नहीं, वो डेवलप नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे पास में लोहा रखा हुआ था, बट वो रिसोर्स की तरह काम नहीं कर रहा था, वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा था। बट जब हमने उसको मशीन में बदला, जब हमने उसे कुल्हाड़ी में बदला, उसको कोई दूसरी चीज़ में हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो उससे क्या हो रही है, हमारी ज़रूरतें पूरा हो रही हैं। तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो टाइम, समय और टेक्नोलॉजी जो होती है वो सब्सटेंस को, चीज़ों को रिसोर्स में बदल देती है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। देखो, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। मेरे पास में एक कोई भी ज्ञान है, मेरे पास में नॉलेज है, और उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ और उससे कुछ बनाती हूँ, तो उसे टेक्नोलॉजी कह देते हैं। सिंपल सी बात है बस। तो और ये दोनों जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए। अब लोग खुद जो होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। लोग खुद मतलब पीपल जो होते हैं वो खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। किस तरीके से रिसोर्स होते हैं वो, मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स तभी मानूंगी जब उसका कोई यूज़ होगा, जब वो मेरे किसी काम आ रही होगी, तभी मैं बोलूँगी कि वो क्या है, रिसोर्स है। तो इंसान भी क्या है, जब वो मेरे काम आएगा, जब वो अपने आइडिया को मुझ तक पहुंचाएगा, उसके नॉलेज को मुझ तक पहुंचाएगा, वो कोई इन्वेंशन करेगा तो हमारी कंट्री को उससे कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो कोई डिस्कवरी करेगा तो हमको उससे प्रॉफिट होगा, उसके क्रिएशन से हमारे पास में सुविधाएँ आएंगी, तो मैं बोलूँगी कि वो हमारे
हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक अगर कोई पर्सन है, वो सिर्फ घर पे बैठा है, अपना खाना पीना कर रहा है, सिर्फ अनएम्प्लॉयड है, कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि वो कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ठीक है, वो कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर वो सोसाइटी के काम आता है, लोगों के काम आता है, भले ही वो नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो कोई चीज़ बना रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। बस सिंपल सी बात है। अब टाइप तो मैंने पहले ही बता दिए थे, एक बार इनको ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स होता है, दूसरा जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, और तीसरा ह्यूमन खुद एक रिसोर्स होता है। तो नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? वो सारे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले, ठीक है। नेचर मतलब हमारा आसपास का इन्वायरमेंट, हमारा नेचर जो है उससे हमें चीज़ें मिले और बिना किसी मॉडिफिकेशन से हम उसको यूज़ कर सकें। मतलब बिना मॉडिफिकेशन का मतलब उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। वो जैसी चीज़ आई नेचर से, ऐसी ही हमने उसको क्या कर ली, यूज़ कर ली, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। छोटी से छोटी चीज़ जो हम खाते हैं, पीते हैं, सब नेचुरल रिसोर्स में आता है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, पेड़ में से। पेड़ क्या एक नेचर का ही है, तो नेचर से हमने फ्रूट को डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स। पानी है, पानी कहाँ पे मिलता है, नेचर में मिलता है, उसको हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। या फिर उसमें क्या हमने कोई केमिकल मिलाया, क्या हमने उसको मॉडिफाई किया, नहीं ना, डायरेक्ट यूज़ कर लिया हमने उसको, तो उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे हवा है, हवा, विंड, क्या विंड में कोई हम मिक्सिंग करते हैं दूसरी चीज़ों की भी और फिर उसको सांस लेते हैं, नहीं ना, डायरेक्ट लेते हैं हम, वो भी एक नेचर का पार्ट है। फिर अगर सूरज की जो रोशनी है या सूरज की जो लाइट है उसको भी हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, वो भी हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो इसी तरीके से नेचर से जो भी चीज़ हमें मिल रही है और हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, हवा, एयर आती है, वाटर आता है, रिवर, लेक्स आती है, सॉइल्स, मिनरल्स आते हैं, ठीक है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अब इन दोनों टर्म में बिल्कुल भी परेशान मत होना, सिंपल सी बात है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो है तो नेचर के डेफिनेटली, लेकिन हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। वो रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। वो रिसोर्स को हम अगर एक बार वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, क्या है, वाटर। इसी तरीके से सॉइल जो है, सॉइल भी नेचर समय समय पे उसका जो है वो डेवलप होती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे इन्वायरमेंट में से सॉइल जो है वो बनती रहेगी, ठीक है, वो प्रोसेस भले ही स्लो है लेकिन वो बनती रहेगी, वो रिप्लेनिश होती रहेगी, तो वो क्या है, वो भी एक रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट है, ये सारे वाटर है, देखो ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है लेकिन इनका हमें लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है, ठीक है, इनका स्टॉक जो है वो अफेक्ट होता है अगर केयरलेसली हम उनको यूज़ करते हैं। ये बनेंगे ज़रूर, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे हमारे यहाँ से, लेकिन इनकी कमी हो सकती है, ख़त्म नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन कमी हो सकती है, रिप्लेनिश तो होंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, इसी वजह से। और बाकी रिन्यूएबल रिसोर्स जो बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे, बिल्कुल अनलिमिटेड वे में यूज़ करो। हवा, विंड कितनी भी ले लो कभी ख़त्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी कितनी भी ले लो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी, जो आती है रिन्यूएबल रिसोर्स में। वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल में आते हैं लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लेनिश में होने में, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है कि वो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अगर मैंने उनका यूज़ कर लिया, वो एक स्टॉक की तरह प्रेजेंट है कि मेरे पास में अगर कोई भी चीज़ अगर 100 क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब 100 kg कोई भी चीज़ मेरे पास में है, तो जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करती जाऊँगी वो ख़त्म होती जाएगी। तो ऐसा एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कोई भी चीज़ मेरे पास में नहीं बचेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। और अगर वो बनेगी भी तो हज़ारों साल लग जाएंगे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बनने में, उसको वापस रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं कि एक लिमिटेड वे में प्रेजेंट है और अगर वो बनेगी भी सही तो हज़ारों साल बाद
जब तक तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो इतनी यहाँ पे बताई जा रही है बात। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इस वजह से कहा जाता है कि आप इनको एक लिमिटेड वे में यूज़ करिए। और पेट्रोलियम का भी कहा जाता है हमारे पास में एक लिमिटेड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास में आता ही रहेगा। तो फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही है। अब तो पता चल गया, एग्जाम्पल याद रखना है इनके कि नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल क्या है। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, एक अमाउंट, एक स्टॉक तो यूँ ही समझ लो यार कि मेरे पास में कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको स्टॉक कहते हैं, बस कि रिसोर्स है तो सही मेरे पास में, लेकिन उनका अमाउंट कितना है उसे कहते हैं स्टॉक, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। अब ये था नेचुरल रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स वो सारे रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन बनाता है, इंसान खुद बनाता है अपने हाथों से, ठीक है। उनमें कुछ भी चीज़ आ सकती है, वो बिल्डिंग आ सकता है, वो रोड आ सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो ह्यूमन बना रहा है, ठीक है। कार बना रहा है, मोबाइल फ़ोन बना रहा है, ठीक है, रोबोट बना रहा है इवन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो भी ह्यूमन बना रहा है और जो काम की हैं दूसरे इंसानों से यूज़ कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल सब्सटेंस जो रिसोर्स बन जाते हैं जब ह्यूमन उसका ओरिजिनल फॉर्म को बदल देता है। जैसे मैंने एक बात की थी आयरन ओर की, आयरन की बात की थी मैंने, लोहे की। तो लोहे को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती है और उसको हमें पहले तो अर्थ में से निकालना पड़ेगा, फिर अर्थ में से निकालने के बाद में उसको बहुत सारी मशीनों के द्वारा गुजरना पड़ेगा। उसका पहले तो वो साफ़ होगा, क्लीन होगा, ठीक है। फिर क्लीन होने के बाद में उसको जो है अलग अलग चीज़ों में बदला जाएगा, किसी का कुछ बनाया जाएगा, किसी का कुछ बनाया जाएगा, अलग अलग मशीन बनाई जाएगी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बनाए जाएंगे उस लोहे के। तो इसी तरीके से ह्यूमन ने उसको मॉडिफाई करके एक रिसोर्स में बदल दिया, एक सब्सटेंस को ह्यूमन ने एक रिसोर्स में बदल दिया मॉडिफिकेशन करके। इसे ह्यूमन मेड कहते हैं, ह्यूमन जो भी बना रहा है उसे ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन रिसोर्स की इंसान खुद एक रिसोर्स होता है, बट तभी जब वो हमारी सोसाइटी के काम आ रहा है, ठीक है। तो रिफ़र टू नंबर ऑफ क्वांटिटी, हमारी एबिलिटी, वो हमारी एबिलिटी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकल एबिलिटी के थ्रू, मेंटल एबिलिटी के थ्रू जो भी पर्सन इस संसार के काम आ रहा है, इस दुनिया के काम आ रहा है ना, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। बल्कि जो ऐसे ही वेला बैठा हुआ है, वेला मतलब कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, सिर्फ अपना गुजारा कर रहा है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है। भले ही वो मेंटली भी काम आ रहा है, अगर जैसे कि टीचर्स होते हैं वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो भी तो हमारी ज़रूरत ही है ना, नॉलेज लेना हमारी ज़रूरत है, और वो कोई फुलफ़िल कर रहा है, ह्यूमन ही है वो भी टीचर, तो वो क्या है, एक रिसोर्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात होती है मेंटल और फिज़िकल एबिलिटी से जो भी ह्यूमंस हैं वो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। चलो यहाँ पे बात हो रही है कि ह्यूमन और जो ह्यूमंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एक फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है, कोई भी फूड ग्रेन उगाता है, मतलब कोई भी उसने अनाज उगाया तो वो जाएगा सब लोगों के पास में, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उनके सबके पास में जाएगा जो भी फार्मर ने उगाया है। तो अब फार्मर ने जो भी उगाया वो इनके पास में जाएगा। अब यहाँ पे बैठे लोग जो है कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, ठीक है, कोई टेक्नीशियन होंगे, तो अब वो क्या बनाएंगे फार्मर के लिए बनाएंगे वो टेक्नोलॉजी, वो बनाएंगे मशीन्स, ताकि फार्मर उनका यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस का जो है काम चल रहा है कि फार्मर भी इनको कुछ दे रहा है, ये भी इनको कुछ दे रहे हैं, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ह्यूमन स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इसी तरीके से ह्यूमन के रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या है, देखो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन बैठा हुआ था, ठीक है, वो कोई काम तो कर नहीं रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च करती है, ठीक है, या उसको इन्फोर्स करती है कि वो कोई काम करे, ठीक है, या उसे स्किल प्रोवाइड करवाती है, उसे नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो इस संसार में, इस समाज में लोगों के काम आए, तो अब वो वेला बैठा हुआ इंसान भी अनएम्प्लॉयड था जो, वो भी एक रिसोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, जब हम किसी पर्सन के ऊपर खर्च करते हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर,
तब वो एक रिसोर्स बनता है। और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। चलो, अब इस रिसोर्स को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है कि एक टाइम के बाद में तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाता है कि रिसोर्स को यूज़ करना केयरफुली, ठीक है, और उसको टाइम देना रिन्यू होने के लिए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ बन रही है उसके पहले तुम उसे खा लोगे तो क्या बचेगा फिर, ठीक है। तो वो बनी नहीं, उससे पहले तुमने उसको पूरे को ख़त्म कर दिया है। कोई भी चीज़ बन रही है उससे पहले ही तुमने उसको ख़त्म कर दिया तो फिर बचेगा क्या बाकी लोगों के लिए। तो यही रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो पहली बात तो ये तुम्हें सताएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर क्लास में। तुम भले 12th में चले जाओ या 12th के बाहर चले जाओ, ये आएगा ही सही। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। रिसोर्सेज को यूज़ करना केयरफुली। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जो भी मेरे पास में रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, पानी हो कुछ भी हो, तो उसको मुझे बचा के रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। जो अभी मेरे पास में, जैसे मेरे पास में अभी पेट्रोल है, हमारे पास में अभी कोल है, जो एक लिमिटेड वे में है, एक टाइम के बाद में वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसको एक इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका उपयोग कर पाए, ठीक है, एक लिमिटेड वे में अगर मैं इन लोगों का यूज़ करती हूँ, इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, तो फ्यूचर जनरेशन भी इन चीज़ों का क्या लाभ उठा सकती है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मैं खुद तो डेवलप हो ही रही हूँ इन चीज़ों का यूज़ करके, लेकिन मेरी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी इन चीज़ों का यूज़ कर पाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हर किसी की लाइफ को रिस्पेक्ट करना और उसको केयर करना, भले ही वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, ट्रीज़ ही क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। एनिमल्स हो, ट्रीज़ हो, ठीक है, भले ही उनमें बोल नहीं सकते हैं वो, लेकिन उनमें क्या होती है, लाइफ होती है, ठीक है। तो हमें हर किसी की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए। दूसरा, हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, उसे स्किल्स प्रोवाइड करवा के, नॉलेज प्रोवाइड करवा के हम उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, उसको बचा के रखना, ठीक है, इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा, रिसोर्सेज का डिप्लीशन कम से कम करना, कम से कम उनको नुकसान पहुंचाना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना, डिप्लीट कम करना। फिर क्या है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड इन्वामेंट, जो हमारा इन्वामेंट है उसको हमें अच्छा एटीट्यूड रखना उसके टूवर्ड्स, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, हर किसी को एक लिमिटेड वे में यूज़ करना रिसोर्सेज को, ठीक है। फिर इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और जागरूकता फैलाना हमारे सोसाइटी में, लोगों को कि जागरूक करना इस चीज़ों के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना उन्हें कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक लिमिटेड वे में रिसोर्सेज प्रेजेंट है, रिसोर्स क्या होते हैं उन्हें बताना, उन्हें अवेयर करना इस चीज़ के बारे में। ये प्रिंसिपल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। फिर हमारी ड्यूटी होती है कि सारे रिसोर्सेज को हम एक लिमिटेड वे में यूज़ करें, सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, और जो डाइवर्सिटी होती है लाइफ की, अर्थ की लाइफ की, उसे बचा के रखें, कम से कम डैमेज करें हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम को, ठीक है, और जो भी डैमेज हो रहा है उसे कम करें। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।